नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे विशेष कार्यक्रम ग्राउंड रिपोर्ट में। मैं हूं प्रीति। आज सबसे पहले बात करेंगे देश के कई हिस्सों में बाढ़ से हो रही परेशानियों की। गौर करेंगे पश्चिम बंगाल की मेकली हस्तशिल्प कला की दयनीय हालत पर। साथ ही आपको दिखाएंगे चंपारण सत्याग्रह के 100 साल बाद वहां के गाँव की हालत पर हमारी खास सीरीज। आइए शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ। बिहार में बिजली गिरने से अब तक 40 से ज्यादा मौतें। पटना के कई इलाकों में भरा पानी। असम के 20 जिलों में भी स्थिति गंभीर। संकट में पश्चिम बंगाल की मेकली शिल्प कला। कलाकारों को नहीं मिलता वाजिब दाम। सरकार पर अनदेखी का आरोप। चंपारण सत्याग्रह की शताब्दी पर भितिहरवा आश्रम का पुनरुद्धार, लेकिन संकट में है इलाके के किसान। बुनियादी सुविधाओं की भारी कमी। पंद्रह राज्यों में मनरेगा मजदूरी बेहद कम। न्यूनतम खेतीहर मजदूरी से भी नीचे। सरकार को अब समीक्षा समिति की रिपोर्ट का इंतजार। भारी बारिश के चलते देश के कई हिस्सों में हालात बेहद खराब हो गए हैं। बिहार में बिजली गिरने से 40 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। पटना में कई इलाकों में पानी भरा हुआ है। वहीं हर साल प्राकृतिक आपदा झेलने वाले असम के 20 जिलों में स्थिति गंभीर बनी हुई है। 13 लाख से भी ज्यादा लोग इससे प्रभावित हुए हैं। बिहार के कई जिलों में भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त है। राजधानी पटना की कई सड़कें पानी में डूब चुकी हैं। शहर के अस्पतालों में भी पानी भर गया है। मंगलवार को पटना में 8वीं क्लास तक के सभी स्कूल बंद रहे। मुजफ्फरपुर, दरभंगा, वैशाली और मधुबनी में भी भारी बारिश के मद्देनजर स्कूलों को बंद रखने का फैसला किया गया। इस बीच बिहार के अलग अलग हिस्सों में बिजली गिरने से 11 लोगों की मौत हो गई। खेतीबाड़ी का काम था, अपना खेत में हल जोतवा रहे थे, उसी समय आकाश से बिजली तड़का और उसमें 2-3 लोग और घायल हुए और एक आदमी का स्पॉट पर ही डेथ हो गया। बिहार सरकार ने प्राकृतिक आपदा में मारे गए लोगों के आश्रितों को 4-4 लाख रुपए देने की घोषणा की है। साथ ही बिजली गिरने की पूर्व सूचना के लिए राज्य सरकार वज्रपात ऐप के प्रायोगिक इस्तेमाल बना रही है। ये जो प्राकृतिक आपदा है और जिस ढंग से इस वर्ष संख्या हम लोग देख रहे हैं लोगों की मृत्यु की, तो विभाग की यह कोशिश है और जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिया है कि इस ऐप को हम लोग एक्सपेरिमेंट के तौर पर उपयोग करें इस बार ही। उधर असम में 20 जिलों की 13 लाख से ज्यादा आबादी बाढ़ की चपेट में है। लखीमपुर, दक्षिण सलमारा और माजुली जिलों के कुछ और इलाके पानी में डूब गए हैं। बाढ़ से मरने वालों का आंकड़ा बढ़कर 33 हो गया है। लोगों की शिकायत है कि उन्हें पर्याप्त मदद नहीं मिल रही। हमारा गांव में इतना पानी आ गया, हमारा जितना घर है सब डूब गया। हम अभी क्या करेगा? सरकार में हमको कोई व्यवस्था नहीं कर रहा है। हमें अभी क्या करेगा? अभी कहाँ रखेगा? हमारा कोई थान नहीं है। मेघालय के गारो पर्वतीय इलाके में भी मूसलाधार बारिश से कई जगह पर भूस्खलन हुआ है। अरुणाचल प्रदेश के कई हिस्सों में भी जमीन धंसने की घटनाएं हुई हैं, जबकि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 415 पर कई जगह सड़क संपर्क बाधित है। प्रमुख नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। रोहतास, पटना, बारपेटा और गुवाहाटी से ग्राउंड रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। पश्चिम बंगाल में प्रभावशाली तबकों की कला का तो देश विदेश में नाम है, लेकिन गरीब और हाशिए पर जी रहे लोगों की कला को कोई पूछने वाला तक नहीं है। उपेक्षा के चलते ये कलाएं मरती जा रही हैं। मेकली हस्तशिल्प कला भी इन्हीं में से एक है। कुचलीबाड़ी गांव की कृष्णा आसपास की हलचल से बेखबर बड़ी तन्मयता से हथकरघे पर काम कर रही हैं। वो स्थानीय खेतों में उगाए गए जूट से छोटी छोटी दरियां बना रही हैं। इन दरियों पर जो शिल्प आपको दिख रहा है उसे मेकली कला के नाम से जाना जाता है। ऐसी एक दरी बनाने में 2 दिन लगते हैं। खर्च आता है लगभग 100 रुपए। जब ऐसी 6 दरियां बनेंगी तो उन्हें जोड़कर एक सामान्य आकार की दरी बनाई जाएगी। चोटी बनासे কত দিন লাগে একটু চটি বানাতে? একটা 2 দিন লাগে। টাকা কত লাগবে?
টাকা কত লাগবে আর 6 কেজি পাটের দাম লাগবে, তারপরে অঙ্গের দাম লাগবে 6 কেজি পাটের दाम কত দাম, অঙ্ग 100 টাকা লাগবে। कुचलीबाड़ी इलाका उत्तरी बंगाल के कूच बिहार जिले में है। यहाँ के गांवों की महिलाएं इस शिल्प में माहिर हैं, लेकिन बाजार में प्रोत्साहन नहीं होने की वजह से ये कला आज मरती जा रही है। सरकार की भी ऐसी दस्तकारियों को बढ़ावा देने में कोई रुचि नहीं है। सरकार से तो लोन पाएगा तो और अच्छा बनेगा। लोन नहीं मिलता आपको? लोन नहीं और प्रशिक्षण नहीं है। मदद से नहीं मिलता है, लेकिन बोला ना ममता जी का किसी दिन बाद में बोलेगा इधर से पाट शिल्प चालू करेगा, मैथिली शिल्प चालू करेगा, मैं बहुत मानी देगा, लोन देगा। इलेक्शन में आगे, इलेक्शन में एक महीना आगे, उसके बाद फिर कभी नहीं आई? कभी नहीं आएगा। अच्छा, ये सब इस कला से पहनावे भी बनाए जाते थे, लेकिन अब कोई नहीं बनाता क्योंकि इसमें काफी समय लगता है और मेहनत के मुताबिक दाम नहीं मिलता। मगर अब यहाँ के कुछ नौजवानों ने खुद इस कला का प्रचार करने की ठानी है। उन्होंने इसके लिए संगीत का सहारा लिया है। वैसे तो पश्चिम बंगाल में कला की कमी नहीं है, लेकिन यह गांव के गरीबों की कला है, जिसे अगर प्रोत्साहन मिले तो यह आधुनिक जमाने के लीलन जैसा हो सकता है। लेकिन किसी कभी इस तरफ ध्यान नहीं गया। सरकार ने और न ही निजी पूंजी ने यहाँ अपनी पूंजी लगाने की कभी कोशिश की। हालांकि चुनाव के समय इन्हें आश्वासन जरूर मिलता है, लेकिन चुनाव परिणाम आने के बाद कोई भी इधर नहीं झांकता। अब ये सिर्फ अपनी निजी जिंदगी के लिए, निजी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए इस कला को जीवित रखे हुए हैं। मैकलीगंज से ग्राउंड रिपोर्ट के लिए कैमरा पर्सन सुधांशु के साथ अखिलेश सुमन। और इस रिपोर्ट को कवर करके लाए हमारे संवाददाता अखिलेश सुमन इस समय हमारे साथ मौजूद हैं। हम उन्हीं से ज़्यादा बात करेंगे। अखिलेश, जब हमने मेखली के बारे में और ज़्यादा समझने और ज़्यादा पढ़ने की कोशिश की तो मुझे तो कहीं कोई लेख और रिपोर्ट इस पर मिली नहीं। मुझे लगता है शायद राज्यसभा टीवी की टीम ही पहली बार इसको कवर करने के लिए ग्राउंड तक पहुँची है। क्या वजह नजर आई आपको इसकी? निश्चित तौर पर जिस तरीके का गूगल का अपना फैलाव है, उस फैलाव में मैं भी आकर सबसे पहले गूगल में ही मैंने भी देखा कि कहीं मेखली कला मिलती है कि नहीं, कहीं नहीं मिलती। तो यह एक भारत की विविधता को दर्शाता है कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसे दुनिया के लोगों को तो नहीं पता है, भारत के लोगों को भी पता नहीं है। अगर आप कूच बिहार ज़िले से बाहर जाएं, जलपाईगुड़ी में ही लोगों से पूछे तो बहुत कम लोगों को पता है। और यह इसीलिए यह बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये जो राजवंशी जो जातियाँ हैं, जो खास करके दलित जाति है, उन्हीं जातियों के बीच में ये कला विख्यात है। और चूँकि ये बिल्कुल घरेलू कला है, ये बहुत ही आसान तरीके से और जो स्थानीय संसाधन है, जूट जो वहाँ की मुख्य जो एक कहें कि वहाँ की मुख्य खेती का एक मुख्य होता है, वही जूट के माध्यम से ये बनाते हैं। और ये कपड़े भी बनाते थे पहले, जो ट्रेडिशनल जो आर्ट कई बार आप राजा महाराजाओं के कपड़े तो ज़रूर देखे होंगे, लेकिन गरीबों के कपड़े भी होते हैं जो अपने शादी ब्याह में या सामूहिक जो भी परंपराएँ होती हैं, उन सामूहिक परंपराओं और पर्व त्योहारों के समय वो भी अपने कपड़े बनाते थे, तरह तरह के रंगीन कपड़े बनाते थे और इन्हीं से बनाते थे। तो ऐसी ही एक कला है जो मरती जा रही थी। और जब हम गए वहाँ लोगों से पूछे तो पता चला, तब हमको भी जिज्ञासा हुई कि जाकर देखते हैं। और बिना हमारे बताए हुए जब हम गए तो वो जो महिला आप देख रही हैं वो पहले से ही बना रही थी, आपको भी खुद दिख रहा है कि वो आधा बना चुकी है। और जब हम पहुँचे तो वो पूरी तन्मयता के साथ बनाने में लगी हुई थी। तो इसलिए ऐसी बात नहीं है। वहाँ के तकरीबन कूच बिहार के 8 ग्राम पंचायत हैं। 8 ग्राम पंचायतों में तक अगर आप समझें कि 8 से 9 लाख लोगों के बीच में यह कला आज भी काफ़ी विख्यात है। बिल्कुल, लेकिन अखिलेश हम देखते हैं समय समय पर ये बातें जोर शोर से उठती हैं कि हस्तशिल्प कला को बचाया जाएगा, बातें होती हैं कि ई मार्केटिंग से जोड़ दिया जाए ताकि जो बिचौलिए हैं उनसे निजात मिल जाए। लेकिन क्या इस तरह की कवायद मेखली जैसी कलाओं के लिए अभी भी दूर की कौड़ी है? क्या जो गिनी चुनी कलाएं हैं उन्हीं पे ज़्यादा से ज़्यादा जोर लगता दिखाई देता है? हाँ, निश्चित तौर पर बंगाल को कलाओं का प्रदेश माना जाता है। हर आदमी के हाथ में कोई ना कोई हुनर है, कोई ना कोई कला है। और जब मैंने पूछा तो उन्होंने बताया कि ममता बनर्जी जब चुनाव के पहले आई थी तो उन्होंने बोला कि इस जूट की कला को हम सिल्क से जोड़ देंगे, इसको सूत से जोड़ देंगे, तो एक बहुत ही ऐसी स्थिति में आ जाएगी ताकि वो विश्वविख्यात हो जाए। जैसे आप लिनेन का कपड़ा आजकल काफ़ी महत्वपूर्ण हो गया है, लोग काफ़ी महंगे दाम में लिनेन खरीदते हैं। तो जूट से अगर उसको जोड़ दिया जाए तो हो सकता है इस तरह की कला बन जाए और उसका मार्केटिंग हो जाए, उसका बाज़ार में प्रवेश हो जाए। लेकिन जब चुनाव ख़त्म होता है तो चुनाव के बाद कोई नहीं जाता और गरीबों की कला बनकर रह जाती है। और इसीलिए हमने सोचा कि उसको एक पूरे राष्ट्रीय
पैमाने पर दिखाने की कोशिश की जाए, ताकि अगर किसी की नज़र वहाँ जाए तो गरीबों के अंदर जो कला है उस कला को थोड़ा सा निखार मिलेगा, तो शायद वो बाहर आएगा और लोगों को बाजार में एक आमदनी का जरिया बनेगा। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश। और हम जानते हैं कि आज भी भारत में तमाम समुदाय ऐसे हैं जिनके लिए इस तरह की हस्तकलाएं ही एकमात्र उनकी आय का जरिया है, लेकिन जिस तरह हर बार उम्मीद बनती है कि शायद अब इनकी ज़िंदगी कुछ करवट लेगी, लेकिन ऐसी मेखली जैसी हस्तकलाओं के पास हमें करवट लेती दिखाई नहीं देती और आखिरी सांसें इस तरह की कई कलाएं हैं जो गिन रही हैं और अगर कुछ नहीं हुआ तो हो सकता है जल्दी दम भी तोड़ दें। आइए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं और ग्राउंड रिपोर्ट में अब बात करेंगे। देश के कई ऐसे राज्य हैं, करीब 15 से भी ज़्यादा ऐसे राज्य हैं जहां मनरेगा मजदूरी वहां मिलने वाली खेतीहर मजदूरी से भी कम है। केंद्र सरकार भी इस बात को स्वीकार करती है और उसे अब मनरेगा मजदूरी की समीक्षा के लिए बनी समिति की रिपोर्ट का इंतजार है। देश के 15 राज्यों में मनरेगा के तहत मिलने वाली दैनिक मजदूरी वहां की न्यूनतम कृषि मजदूरी से भी कम है। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय की मनरेगा मजदूरी समीक्षा समिति के मुताबिक झारखंड, कर्नाटक, पंजाब, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, मिजोरम और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह इन राज्यों में शामिल हैं। बिहार, मध्य प्रदेश, हरियाणा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और सिक्किम भी इन राज्यों में शामिल हैं। जानकारों के मुताबिक 4,500 करोड़ रुपए इस वेतन में बराबरी ला सकती है। हमारे देश के ज़्यादातर करोड़ों परिवार के लिए आप सरकार ये नहीं कर सकती है कि 4,500 करोड़ बढ़ाए और न्यूनतम वेतन सुनिश्चित करे, तो ये एक अन्याय है और कानून की उल्लंघन है। हाल में झारखंड ने केंद्र के सामने ये मुद्दा उठाया था। झारखंड में अभी श्रमिकों को रोज 167 रुपए 97 पैसे मेहनताना मिलता है, जो देश के किसी भी राज्य की मजदूरी से कम है। झारखंड में न्यूनतम मजदूरी 225 रुपए प्रतिदिन तय है। केंद्र को अब इंतजार मजदूरी समीक्षा समिति की रिपोर्ट का है। असंतुलन के अनेक कारण हैं, क्योंकि हर राज्य की अपनी स्थिति है और उस स्थिति के अनुसार वहाँ कृषि मजदूरी की दरें रहती हैं। इसलिए हम लोगों ने, हमारे एडिशनल सेक्रेटरी नागेश सिंह जी हैं, उनकी अध्यक्षता में कमेटी बनाई है। बात सिर्फ न्यूनतम मजदूरी की ही नहीं है। मनरेगा में न्यूनतम 100 दिनों के रोजगार की गारंटी है, लेकिन सरकारी आंकड़े बताते हैं कि झारखंड पिछले 4 साल में सबसे ज्यादा रोजगार वित्त वर्ष 2015-16 में ही दे पाया और यह औसतन 52.01 दिन ही था। 2013-14 में यह औसत 38.3 दिन, 2014-15 में 40.8 दिन, 2015-16 में 52.01 दिन, 2016-17 में 40.6 दिन और मौजूदा वित्त वर्ष में 10 जुलाई तक 26.25 दिन ही रहा। जब कभी ऐसी परिस्थिति खड़ी होती है कि कहीं सूखा है, कहीं और परिस्थिति है, तो उसके लिए होम मिनिस्ट्री के थ्रू हमारे पास अनुशंसा आती है कि इस क्षेत्र में कुछ आवश्यकताएं ज़्यादा पड़ेंगी, तो फिर उन क्षेत्रों में कुछ मैंडेज बढ़ाने का निर्णय सरकार करती है। ग्रामीण विकास विभाग समय समय पर करता है। मनरेगा मजदूरी की हर साल अप्रैल में समीक्षा होती है, लेकिन मजदूरों के पारिश्रमिक में इस बार महज 2.7% की बढ़ोतरी हुई, जिससे झारखंड, बिहार, असम, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड जैसे राज्यों में सिर्फ 1 रुपए ही दिहाड़ी बढ़ी। पंचानन मिश्रा, राज्यसभा टीवी। और ग्राउंड रिपोर्ट में फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद देखिए, फलों को ओलावृष्टि से बचाने के लिए कौन सा नायाब तरीका अपना रहे हैं हिमाचल प्रदेश के किसान। I think they're ready to surrender. कि भागी फौजियों पर अंग्रेज देशद्रोह का मुकदमा चलाएंगे। उन तीनों के बचने के चांसेस कम हैं। ये कोई आम केस नहीं, कोर्ट मार्शल है। बोला भाई, एक केस आप कांग्रेस के लिए नहीं, सुभाष बोस के लिए लड़ी। Lieutenant Gobak Singh Dhillon, Captain Shah Nawaz Khan, Captain P.K. Sehgal. Section 41, waging war against the king. You are charged with murder. Do you plead guilty to the charges read out?
ईमानदारी से आजादी के लिए लड़ने वाली अगर कोई फौज है तो उसका नाम है आजाद हिंद फौज। Safety, honor and welfare of your country comes first, always. British Indian Army hand you over to the Japanese Imperial Army. हिंदुस्तान और अंग्रेजों के बीच एक धागा था, वो टूट गया। इस बार कुछ ऊपर नीचे हुआ तो देश में बवाल मच जाए। अब जनता किसी अंग्रेज को नहीं छोड़ेगी। रात दिन अपने सीने विच वजदी आजादी दे राग नू बंद कर ला। अंग्रेजी अफसरों ने साडी हिफाजत नहीं की, तो वो हमारी वफादारी के हकदार किस तरह हो सकते हैं? आज हिंदुस्तानी फौज के पास अपना असली मकसद है, हिंदुस्तान की आजादी। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ये मुकदमा पूरी इंडियन नेशनल आर्मी का है, क्योंकि हमने वो दिन देखा है जब हमें ऐसा लगा था कि हमने हिंदुस्तान को वाकई आजाद कर दिया। देश की आजादी की लड़ाई कोर्ट में लड़ी जा रही है और इस वक्त पूरा देश एक साथ तैनात है। This trial and its judgment shall be remembered throughout history. और अब हफ्ते का मुद्दा। हफ्ते के मुद्दे में हम बात कर रहे हैं चंपारण सत्याग्रह के 100 साल बाद वहां के गांव की हालत की। आज हम बात करेंगे भितिहरवा आश्रम की, जिसे चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी ने स्थापित किया। यहाँ की महिलाओं की विपन्नता को देखकर यहीं पर गांधी जी ने अपने काठियावाड़ी वस्त्रों को सदा के लिए त्याग दिया। लेकिन कभी किसान जागरण का केंद्र रहा ये इलाका आज कृषि संकट से जूझ रहा है। चंपारण की गौरवशाली धरोहर भितिहरवा आश्रम। महात्मा गांधी ने नवंबर 1917 में यहाँ पाठशाला और कुटीर बनाई थी। गांधी जी का कुटीर और कुआं आज भी यहाँ मौजूद है। वो चक्की भी है जिस पर कस्तूरबा गांधी गेहूं पीसती थीं। वो मेज भी जिसे गांधी जी ने बनाया था। यहाँ रहकर गांधी जी ने उस संघर्ष को संचालित किया जिससे नील्हों को जाना पड़ा। लेकिन आज भी यहाँ के किसानों के चेहरों पर मुस्कान नहीं है। खाद का दिक्कत होता है, पानी का दिक्कत होता है और समय से नहीं बीज मिलता है। सरकार की तरफ से बीजू आता है तो कुछ समय में आता है, समय पर नहीं आता है। गन्ना का दाम सही नहीं है, गेहूं का दाम सही नहीं है, धान की भी नहीं है। हम लोग उसी से जीते हैं। भितिहरवा आश्रम बेतिया से 65 किलोमीटर दूर है। गांधी जी इस इलाके में पहली बार 27 अप्रैल 1900 पहुंचे। आश्रम और स्कूल 6 महीने बाद बना। गांधी जी का अभियान रुक जाए, इस मकसद से नील्हों ने यहाँ आग लगवा दी। सब कुछ जल गया तो किसानों ने फिर इसे खड़ा किया। तब से आज तक बहुत कुछ बदला है, फिर भी किसानों की मुश्किलें कायम हैं। माने नदी के किनारे बानी सन, नदी काट रहल बा। सरकार के यहाँ चिट्ठी दियाता, कलेक्टर के यहाँ दियाता, ओकर कोई सुनवाई नहीं। हेला पर 2 महीना तक बाढ़ बहती है, ओकर सरकार कोई सुनवाई नहीं करती है। 10 किलो से धान या गेहूं से हम 100 किलो पैदा करते हैं तो हम उद्योग नहीं बोलते हैं। आज जो 10 किलो लोहा से 9.5 किलो पैदा करता है तो उद्योग मिलता है। हाँ, और उसके बाद उनको अलग प्रेफरेंस मिलती है। बिहार सरकार फिलहाल चंपारण सत्याग्रह की शताब्दी पर भितिहरवा आश्रम के कायाकल्प में जुटी है, लेकिन इलाके में शिक्षा की बदहाली पर किसी का ध्यान नहीं है। भितिहरवा आश्रम जहाँ से सत्याग्रह शुरू हुआ था वहाँ सेंट्रल स्कूल की स्थापना हो जाती, एक नवोदय विद्यालय की स्थापना हरनाटाण में हो जाता और बढ़िया डिग्री कॉलेजें हो जाती, टेक्निकल कॉलेजें हो जाती, जो हमारे यहाँ के प्रतिभाशाली व्यक्ति जो बाहर जाके यूपीएससी कंप्लीट करते हैं या डॉक्टरेट पढ़ते हैं उसकी उपयोग हम लोग नहीं कर पाते हैं। भितिहरवा चंपारण सत्याग्रह का केंद्र बिंदु रहा। इसके बावजूद आज़ादी के बाद से ये सरकारी अनदेखी का शिकार है। गांधी जी का सत्याग्रह किसानों के लिए था, लेकिन आज भी यहाँ के किसानों का गणित बिगड़ा हुआ है। ग्राउंड रिपोर्ट के लिए कैमरामैन दुष्मंता बेहरा के साथ अरविंद कुमार सिंह, भितिहरवा, चंपारण।
और अब आपको लिए चलेंगे जयपुर, जहां की सांगानेरी प्रिंटिंग अब अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। कभी जयपुर की पहचान कही जाने वाली सांगानेरी छपाई अब घाटे का सौदा बन गई है। कई फैक्ट्रियां बंद हो चुकी हैं। सांगानेरी के सामने चाइनीज प्रिंटिंग सबसे बड़ी चुनौती बनी हुई है। जयपुर की मशहूर सांगानेरी प्रिंटिंग, जो कभी अपनी खूबसूरती के लिए मशहूर थी, आज बदहाली के दौर से गुजर रही है। एक वक्त लाखों लोगों को रोजगार देने वाली इस छपाई को पहचान के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। इस छपाई को करने वाले कारीगर भी मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। हम 8 साल से यहाँ काम कर रहे हैं। ये बदबू आता है ये काम के लिए, और हम लोग मजदूर आदमी हैं और थोड़ा दिक्कत आता है। कहा जाता है कि जयपुर की स्थापना से भी पहले छींपा समाज के लोगों ने छपाई का काम शुरू किया था। इसी दौरान सांगानेरी प्रिंटिंग का भी जन्म हुआ। जयपुर में छपाई की करीब 2000 फैक्ट्रियां हैं। इनमें से करीब 780 फैक्ट्रियों में सांगानेरी छपाई होती है। अब कई फैक्ट्रियां बंद हो चुकी हैं। पहले के मुकाबले इसके कारीगरों की तादाद भी काफी कम हुई है। सांगानेरी प्रिंटिंग के लिए सबसे बड़ी चुनौती चाइनीज प्रिंटिंग है। सांगानेरी का व्यवसाय अभी सबसे भयंकर जो चुनौती हमारे सामने है वो चाइना का सिंथेटिक मार्केट है। चाइना से 4-4, 8-8 बेडशीटें एक या दो के रूप में आ रही है। जबरदस्त एक्साइज की चोरी हो रही है, कस्टम ड्यूटी की चोरी हो रही है, और इस तरीके से हिंदुस्तान के मार्केट के अंदर चाइना अपना पूरा कचरा जो सिंथेटिक यहाँ से बना होता है वो थोप रहा है। वैसे अभी इस प्रिंटिंग को बचाने की जद्दोजहद जारी है। गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया है। सांगानेरी को अच्छा फंड दिया है, जिससे प्लांट बन रहा है। वो शायद 2018 में खत्म हो जाएगा, और उसके खत्म होने के बाद सांगानेरी में पानी की कोई समस्या नहीं रहेगी। आज भी लोग ETP प्लांट्स लगा के पानी को साफ कर रहे हैं और अपना पूरा कर्तव्य निभा रहे हैं। सांगानेरी के खरीदारों की तादाद अब भी कम नहीं हुई है। जरूरत है इसे प्रोत्साहन देकर एक बार फिर रंगीन बनाने की। जयपुर से ग्राउंड रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और अब इतिहास का एक पन्ना, जिसमें आज आजादी के बाद भारत की बजट यात्रा पर एक नजर। भारतीय गणतंत्र के पहले यानी साल 1951-52 के बजट में कुल आमदनी का अनुमान महज 401.04 करोड़ रुपए का था। 375.43 करोड़ रुपए के खर्च का प्रस्ताव किया गया था। तब भी आज की ही तरह सबसे बड़ा मद रक्षा बजट का था। इस मद में तब 80.02 करोड़ रुपए रखे गए थे। अन्य नागरिक खर्चों के लिए उस बजट में 195.41 करोड़ रुपयों का प्रावधान था। जाहिर है आज की तुलना में देखें तो ये सारे मद बहुत मामूली साबित होते हैं, लेकिन यही भारत की विकास यात्रा है। उतने छोटे आकार से चलकर अब देश का बजट 19 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। हिमाचल प्रदेश का सेब किसे पसंद नहीं, लेकिन हर साल ओलावृष्टि से सेब बागानों को काफी नुकसान पहुंचता है। तो अब बागवानों ने सेब और दूसरे फलों को बचाने का एक नायाब तरीका निकाला है। क्या है ये तरीका, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। हिमाचल प्रदेश की खूबसूरत वादियां, दूर दूर तक फैले पहाड़ और पहाड़ों पर बर्फ जैसी दिखने वाली सफेद चादर। लेकिन ये बर्फ नहीं, बल्कि एंटी हेल नेट यानी ओलावृष्टि से बचाने वाले जाल हैं। लोगों ने इन्हें अपने बागानों को बचाने के लिए लगाए हैं। शिमला समेत कई इलाकों में ओलावृष्टि से हर साल बड़ी मात्रा में फसल और खासकर सेब बर्बाद होते हैं। तो अब ये तरीका अपनाया गया है। ओला गिरता है तो हमारा सेब आधे कीमत पे, अगर 1500 की पेटी जाती है तो वो 500-600 की बिकती है, जो हीलिंग वाली है। तो इसलिए नेटिंग का लगाना अब बहुत जरूरी हो गया है। साल 2011 में ओलावृष्टि से सेब की पैदावार में 90% तक गिरावट आई थी, लेकिन पिछले कुछ सालों से एंटी हेल नेट से बागवानों को काफ़ी राहत मिली है। राज्य सरकार एंटी हेल नेट के लिए 80% तक अनुदान देती है। हालांकि शिकायत ये भी है कि सरकारी अनुदान मिलने में देरी होती है। हमारी पंचायत से कई ग्रोवर्स ने ये क्लेम किया है सब्सिडी के लिए, लेकिन रूटीन से मिल भी रहा है, ग्रोवर को मिल भी रहा है। कितना % सब्सिडी मिल जाता है? ये 50 + 30 80%। हिमाचल प्रदेश की अर्थव्यवस्था में सेब उत्पादन का सालाना योगदान करीब 3500 करोड़ रुपए का है। हर साल औसतन करीब 5 लाख टन सेब की पैदावार होती है।
1,70,00,000 से ज्यादा परिवार इस पर निर्भर हैं। शिमला से ग्राउंड रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और इसी के साथ ग्राउंड रिपोर्ट के आज के सफर में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।